सुप्रभात बच्चों। सेंट विंसेंट पलोटी स्कूल बेसा ब्रांच की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पाठ क्रमांक 6 मैं हूँ गंगा का भाग 1 देखा था। आइए बच्चों, अब हम आज देखेंगे इसी पाठ का भाग 2। भाग 2 की ओर बढ़ने से पहले हमने भाग 1 में क्या क्या देखा था, आइए उसे एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हमने देखा था कि गंगा ने बताया था कि गंगा किसकी बेटी है। गंगा हिमालय की बेटी है। उसे नहीं पता कि उसका जन्म कहाँ हुआ, लेकिन वो हिमालय की गंगोत्री यानी जो हिम नदी है वहाँ से शुरू होती है। किस रूप में शुरू होती है? गोमुख जो है वहाँ से निकलती है एक छोटे से आकार में, और छोटे से आकार में निकलकर वो धीरे धीरे पहाड़ी यात्रा यानी पहाड़ों पर पहुंचती है और पहाड़ों से वो नीचे की तरफ आती है। यानी आप देख सकते हैं कि जब वो गंगोत्री से निकलती है तो उसको बहुत सारे पहाड़ मिलते हैं और पहाड़ों से होते हुए वहाँ से उछलते कूदते हुए वो बहुत मज़े से आगे बढ़ती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में उसको जंप करना बहुत अच्छा लगता है। अब वो पहाड़ों से टकराकर नीचे गिरती है। जब वो नीचे गिरती है तो वो हमें एक झरने के रूप में दिखाई देती है, और जब वो झरने के रूप में बहने लगती है तो उसके साथ साथ पहाड़ों के जो पत्थर हैं वो टकराकर टूट जाते हैं, और टूटकर वो भी क्या होते हैं, वो भी गंगा नदी के साथ धीरे धीरे बहने लगते हैं। और कुछ पत्थर तो आपस में टकराते टकराते इतने बारीक हो जाते हैं कि वो धीरे धीरे बालू बन जाते हैं, मतलब रेत का रूप ले लेते हैं। और रास्ते में फिर गंगा नदी को कुछ पवित्र नदियाँ भी मिलती है, जैसे भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा। इसीलिए लोग जो है गंगा को कोई भागीरथी भी कहता है, कोई मंदाकिनी और कोई अलकनंदा। इस तरीके से उसे ये नाम भी मिल गया। साथ ही साथ अब हरिद्वार पर वो गंगा जो है, हमारी गंगा नदी, वो पहुंच चुकी है। गंगा नदी पर अब इसकी जो धारा है वो काफ़ी बड़ी हो गई है, यानी चौड़ी हो गई है। और अब इसने पहाड़ों की यात्रा को छोड़कर अब क्या किया है, मैदानी क्षेत्र यानी ज़मीन पर आई है। अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं है, यहाँ पर सीधे ये ज़मीन पर आ गई है। देखते हैं आगे। प्रवेश करती हूँ, अब मेरी उछल कूद बंद हो जाती है। मैं शांत भाव से आगे बढ़ती हूँ। मैदान की भूमि समतल होने के कारण मैं चाह कर भी तेज नहीं चल पाती। मेरे कारण हरिद्वार एक प्रसिद्ध तीर्थ बन गया है। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार से आगे बढ़ते हुए मैं कानपुर पहुँचती हूँ। कानपुर एक बड़ा औद्योगिक नगर है। इसके बाद मैं इलाहाबाद पहुँचती हूँ। इसका प्राचीन नाम प्रयाग है। इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। यहाँ पर मेरी बहन यमुना आकर मुझसे मिलती है। हम दोनों बहनों के मिलन का यह स्थल संगम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर भी हर 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है। अब गंगा क्या कह रही है? अब गंगा कह रही है कि मेरी जो उछल कूद है वो बंद हो गई है। क्यों बंद हो गई है? क्योंकि हरिद्वार पर इसे समतल ज़मीन मिली है, और समतल ज़मीन पर इसे यानी एक जो सीधी ज़मीन होती है, यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं है, यहाँ ज़मीन है, तो इसीलिए इस ज़मीन पर इसको शांत भाव से यानी धीरे धीरे बहना होता है, और ये चाह कर भी तेज नहीं चल पाती है। फिर इसके बाद क्या कहा है कि हरिद्वार पर जब ये शांत भाव से बहने लगती है तो हरिद्वार भी जो है गंगा नदी के कारण तीर्थ स्थल बन गया है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, मतलब हर कोई जो है हरिद्वार जाता है और वहाँ पर गंगा के दर्शन करता है। तो गंगा जो है वो हरिद्वार को एक अलग पहचान दे रहा है। साथ ही साथ हरिद्वार में हर 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है। यहाँ पर लोग जो है हर 12 साल के बाद आते हैं और आकर गंगा में डुबकी लगाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कुंभ के मेले में कितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो
इस मेले में यही इसलिए ये कहा जाता है कि कुंभ का जो मेला होता है, अगर उसमें कोई खो जाता है तो उसका मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो अनगिनत है, जिसे आप गिन नहीं सकते। तो इस तरीके से गंगा नदी जो है वो हरिद्वार के लिए एक तीर्थ स्थल बन गई, जहाँ पर लोग क्या करते हैं, यात्रा करने के लिए आते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं। अब क्या कहा गया है कि हरिद्वार से फिर से आगे बढ़ती है गंगा, और आगे बढ़कर वो कहाँ पहुँचती है, कानपुर। कानपुर एक बड़ा औद्योगिक नगर है। औद्योगिक नगर क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे उद्योग धंधे, मतलब इंडस्ट्रियल इलाका जो है, यानी इंडस्ट्रियल शहर हम कह सकते हैं कानपुर को। तो इसके बाद जो है ये कानपुर से फिर कहाँ जाती है, कानपुर से ये पहुँचती है इलाहाबाद, और इलाहाबाद जिसका प्राचीन नाम है प्रयाग, यानी इलाहाबाद का पुराना नाम, पहले इसे क्या कहा जाता था, प्रयाग कहा जाता था, प्रयागराज या फिर प्रयाग। ये भी तीर्थ स्थल बन चुका है, किसके कारण, गंगा नदी के कारण, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गंगा नहीं बल्कि गंगा के साथ साथ यमुना, यानी दोनों नदियों का मिलन होता है, दोनों नदियों का संगम होता है। इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो इलाहाबाद भी जाते हैं और वहाँ पर भी जाकर गंगा में डुबकी लगाते हैं। और साथ ही साथ ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी में गंगा और यमुना के मिलन को संगम स्थल कहा जाता है, और ये उसी के नाम से प्रसिद्ध है। कहीं पर भी, मतलब कभी भी लोग जो है वो इलाहाबाद जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमें संगम नदी में डुबकी लगानी है। संगम नदी कहने का मतलब जब गंगा और यमुना मिलती है तो उससे ही कहा जाता है संगम, यानी दो नदियों का संगम हो रहा है, तो इस संगम में ही हमें डुबकी लगानी है। इसलिए ज़्यादातर लोग हमें इलाहाबाद जाते हुए दिखाई देते हैं। अब इलाहाबाद में भी कुंभ का मेला लगता है, और यहाँ पर भी सेम 12 वर्ष के बाद ही लगता है। और ये देख रहे हैं आप, ये इलाहाबाद का कुंभ का मेला है, जहाँ पे आपको लोगों की भीड़ जो है वो नज़र आ रही होंगी कि कुंभ के मेले में किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर आते हैं गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए। अब इसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ से मैं आगे बढ़ती हूँ और धीमी गति से चलती चलती वाराणसी पहुँचती हूँ। वाराणसी का प्राचीन नाम काशी है। इसे बनारस भी कहा जाता है। यहाँ मेरे तट यानी किनारे पर बहुत सुंदर सुंदर घाट बने हैं। यह नगर भी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। वाराणसी से जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो उत्तर की ओर से गोमती और घाघरा नदियाँ मुझ में आकर मिलती हैं। नवाबों का शहर लखनऊ गोमती के किनारे यानी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। घाघरा का दूसरा नाम सरयू है। यह वही नदी है जिसके किनारे भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है। तो आइए देखते इस पैराग्राफ को। क्या कहा गया है कि हरिद्वार से ये कानपुर जाती है गंगा नदी, और कानपुर से फिर इलाहाबाद, और इलाहाबाद से फिर ये कहाँ आती है, इलाहाबाद से ये पहुँचती है बनारस, और बनारस में धीमी गति से चलती चलती जब ये बनारस पहुँचती है तो बनारस को लोग वाराणसी भी कहते हैं और काशी भी, और बनारस कहने का मतलब इसको 3 नाम दिया गया है, यानी इसका सबसे पुराना नाम जो है वो काशी है, और अभी से लोग वाराणसी भी कहते हैं और बनारस भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर गंगा नदी पहुँच जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पर तट मतलब जो किनारा है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये गंगा नदी का जो किनारा है, यहाँ पर आपको घाट दिखाई दे रहे हैं। तो ये है घाट, जो आपको स्टेयर दिखाई दे रहे हैं ना, उसे ही कहा गया है। तो ये है घाट आ रहे हैं, यानी गंगा नदी के किनारे ये जो घाट बने होते हैं वो इस गंगा नदी की सुंदरता को बढ़ा। तो गंगा जो है वो वाराणसी से आगे बढ़ती हुई कहाँ जाती है, गोमती।
गोमती घाट। आप देख रहे हैं बच्चों, नदी के किनारे पर आपको जो स्टेयर दिखाई दे रहे हैं यही है घाट। तो अब ये गोमती नदी से होते हुए कहाँ जाती है? तो गोमती नदी से होते हुए ये पहुँचती है नवाबों का जो शहर है हमारा लखनऊ, यानी उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वहाँ पहुँचती है हमारी गंगा। और वहाँ पर पहुँचने के बाद ये मिलती है घाघरा नदी से, और घाघरा नदी जिसका दूसरा नाम है सरयू नदी, जो अयोध्या में है। यानी अयोध्या में सरयू नदी है, जो अब अयोध्या को आप इस नाम से भी जानते हैं कि भगवान राम जो है वो अयोध्या में ही उनका जन्म हुआ था। तो सरयू नदी जो है वो अयोध्या में है। तो बच्चों, हमारी आज की कक्षा में बस इतना ही। आशा करती हूँ आज आपको इस पाठ का जो दूसरा भाग पढ़ाया गया उसमें जितनी भी चीज़ें आपको समझाई गई वो आपने अच्छे से समझी होगी, और ये कक्षा आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। अब इसके आगे का हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस पाठ को ध्यान से पढ़ना है, और इसमें से आपको जो भी शब्द कठिन लगते हैं उन शब्दों को आपको टिक करके रखना है और आपको पूछना है अगर कोई भी शब्दों के मीनिंग आपको समझ में नहीं आते तो, और कॉपी में आपको इसके शब्दार्थ लिखना है। तो बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।